तो आप सभी बच्चों का स्वागत है क्लास में। लास्ट क्लास में बच्चों हम कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म कर चुके थे। हमने देख लिया था कि सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होती है सॉल्वेंट के अंदर, उसको रिप्रेजेंट करने के जितने भी तरीके थे और उनके आपस में जो इंटर कन्वर्ट करने के मेथड्स थे, वो सारी चीजें हम देख चुके हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो उन टॉपिक्स के अंदर तो आप मुझे लिख सकते हो, उनके डाउट्स को मैं ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जैसा कि नाम से क्लियर है कि सॉल्युबल होने की टेंडेंसी या एबिलिटी, किसी भी सॉल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर घुल मिल जाने की जो टेंडेंसी होती है, जो एबिलिटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सॉल्युबिलिटी। आई होप क्लियर हो गया होगा कि जो मैं बताना चाहता हूं, एबिलिटी ऑफ सल्यूट, सल्यूट की जो एबिलिटी होती है टू डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। सल्यूट बच्चों क्या क्या हो सकता है जो जनरली हमें पढ़ने हैं? इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड, इट कैन बी गैस। एबिलिटी ऑफ सल्यूट टू डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, सॉल्यूट की जो एबिलिटी है सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होने की, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सॉल्युबिलिटी। सॉल्वेंट हमारा जो यूजुअली हमें लेके चलना है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारा क्या रहेगा बच्चों? लिक्विड रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? लिक्विड रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशंस ही पढ़ने हैं। हमारे कोर्स के अंदर सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशंस हैं, सॉलिड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशंस हमारे कोर्स में नहीं है, इस चैप्टर के अंदर नहीं है। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर सीधी सीधी टर्म्स में अगर मैं बात करूं, अगर कोई भी नया बच्चा क्लास के अंदर आता है तो उसकी क्लास के अंदर आने के बाद जो क्लास के बाकी उसके क्लासमेट्स हैं उनके साथ जेलअप होने की, उनके साथ दोस्ती बनाने की जो उसकी एबिलिटी होती है, उनके साथ घुल मिल जाने की जो एबिलिटी होती है, उसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी इन केस ऑफ सॉल्यूट्स। अगर सॉल्युबिलिटी का मतलब समझ में आया तो जल्दी जल्दी से बच्चों कमेंट बॉक्स पे एक बार कंफर्म कर दीजिए क्लियर है, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी से क्लियर कीजिए। मैं एक एक करके सारी चीजें क्लियर करूंगा क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं बच्चों को। यहाँ पर जो थ्योरेटिकल पॉइंट है वो बहुत सारी चीजों में क्लियर नहीं रह पाता। ठीक है अमन द्विवेदी, नेहा, बहुत अच्छी बात है, सभी को समझ में आ गया सॉल्युबिलिटी हम किसे कहते हैं। चलिए बच्चों, बहुत अच्छा। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। क्या फैक्टर्स रहते हैं जो इस सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं? देखिए बच्चों, अब अगर हम बात करें, अगर आप किसी नई क्लास के अंदर जाते हो, नए बच्चों से मिलते हो, तो अगर आप किसी दूसरे इंसान से दोस्ती करने की कोशिश करते हो तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहता है कि आपका नेचर कैसा है और दूसरे बंदे का नेचर कैसा है जिसके साथ आप दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हो। अगर उन दोनों का नेचर एक जैसा है, मतलब एक ही पैटर्न में है कि इंटरैक्शन हो सकती है, इंटरैक्शन फिजिबल है, तो ऐसी स्थिति के अंदर दोस्ती अच्छी बनती है। और अगर इंटरैक्शन नहीं हो पाती है आप दोनों के बीच में, तो ऐसी स्थिति के अंदर दोस्ती में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, एक टॉक्सिक फ्रेंडशिप भी हो सकती है ऐसी स्थिति में। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है बच्चों? नेचर। सल्यूट के केस में क्या होता है बच्चों कि सल्यूट का नेचर कैसा है, और दूसरी चीज सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ सल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि ये किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है बच्चों? ये हमारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं सॉल्युबिलिटी डिसाइड करने के लिए, दीज आर इंटरनल फैक्टर्स। और कहीं ना कहीं ये किस चीज से रिलेटेड होता है बच्चों? इंटरैक्शंस बिटवीन द सल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरैक्शन कैसी है। केमिस्ट्री के टर्म्स में बोले बच्चों तो इंटरैक्शन जैसे कि अगर मैं बात करूं आयनिक इंटरैक्शन है, कोवलेंट इंटरैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये जो इंटरैक्शंस होती हैं इन दोनों के बीच में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने का या घटाने का। एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल ये चीजें वेरी करेंगी कि इंटरैक्शन कैसी है कैसी नहीं है, वो चीजें आपको जब हम करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करें कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में बात करें। देखिए बच्चों, जब हम पानी के अंदर चीनी घोलते
यानी कि हमने क्या किया, सोल्यूशन बनाया। तो जब हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, पानी के अंदर अगर हम चीनी घोल रहे हैं तो ज्यादा चीनी कब घुल सकती है, जब ज्यादा टेम्परेचर होगा। यानी कि अगर मैं उस पानी को मैं गर्म कर दूंगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ चीनी मैं उसके अंदर घोल सकता हूँ, और अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ चीनी अगर मैं उसके अंदर घोल सकता हूँ तो यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। यानी कि ये क्या हो गया बच्चों, एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गया कि टेम्परेचर कैसा है, और दूसरी चीज प्रेशर कैसा है, कि कितना प्रेशर कितना दबाव हम उसके ऊपर बना रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक द सोल्यूट सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट। आई होप ये चारों फैक्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे। दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर्स। क्या होते हैं बच्चों, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो सॉल्युबिलिटी को डिसाइड करते हैं। इनकी डिटेल्ड हम पढ़ेंगे वन बाय वन, आगे चैप्टर के अंदर जैसे प्रोसीड करेंगे तो वन बाय वन करके हम सारी डिटेलिंग भी पढ़ेंगे। अभी तक सॉल्युबिलिटी का मतलब और फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी अगर क्लियर है तो जल्दी जल्दी से बच्चों थम्स अप बनाइए, फिर हम आगे चलेंगे। क्लियर है नितिन, बहुत अच्छे। बाकी बच्चों को अगर डाउट है तो पोस्ट कीजिए। गीता को भी क्लियर है, सोनी को भी क्लियर है। आई होप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अमन को भी क्लियर है। बेटा बस आप जुड़े रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है चैप्टर के अंदर आने वाले टाइम में। बस अगर आप सीखते चले जाओगे तो सारी चीजें होती चली जाएंगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक एक पॉइंट पकड़ूंगा और सारी चीजें क्लियर करूंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज, सवाल आपके सामने, ये सवाल कोई सीबीएसई से रिलेटेड सवाल नहीं है, जस्ट इन केस कि हमें पढ़ना क्या है वो आपको जानना जरूरी है। हमें पढ़ना क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी टू स्टडी, टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी टू स्टडी। हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, इन चीजों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो बच्चों आपको पढ़ना क्या है, ओनली लिक्विड सोल्यूशन। ये सीबीएसई के लिए हमें क्या पढ़ना है बच्चों, लिक्विड सॉल्यूशंस ही पढ़ने हैं हमें, और किसी टाइप के सॉल्यूशंस नहीं पढ़ने। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों, आपका यहाँ पर क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया बच्चों, आपका सॉल्यूट क्या रहेगा, सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीनों में से कोई भी सॉल्यूट हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट जो रहेगा बच्चों वो हमारा क्या रहेगा, इस स्थिति में फिक्स्ड लिक्विड ही रहेगा। लिक्विड के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट हमें नहीं पढ़ना। ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर होगी। हमें पढ़ना क्या है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपको आगे चीजें समझ में आएंगी। सॉल्यूट क्या रहेगा बच्चों, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में से कोई भी हो सकता है, और सॉल्वेंट हमेशा क्या रहेगा हमारे पास, लिक्विड ही रहेगा। ठीक है बच्चों, अब आप यहां पर देख सकते हैं बच्चों कि अगर हमारे पास सॉल्वेंट लिक्विड है, क्या है बच्चों यहाँ पे हमारे पास अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड के अंदर सॉलिड की सॉल्युबिलिटी, लिक्विड के अंदर लिक्विड की सॉल्युबिलिटी, और लिक्विड के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी, हमें ये तीन टाइप्स पढ़नी होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टाइप्स कौन कौन सी पढ़नी है बच्चों यहाँ पे, पहली सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सर क्या सॉल्यूशन की स्टेट सॉल्वेंट से ही डिसाइड होती है, नितिन बिल्कुल, सॉल्यूशन की जो स्टेट होगी वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट से ही डिसाइड होगी। पहले लेक्चर में मैंने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि सॉल्यूशन की जो स्टेट रहेगी वो सॉल्यूट कभी भी डिसाइड नहीं करेगा, सॉल्वेंट की ही डिसाइड करेगा। ठीक है बच्चों, दूसरा हमें क्या देखना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये दो चीजें हमें देखनी है। तीसरा हमें लिक्विड सॉल्यूशंस यानी कि लिक्विड प्लस लिक्विड की डिटेलिंग देखनी है। तो ये तीनों चीजें हमें पढ़नी है, लिक्विड प्लस लिक्विड। ठीक है, लिक्विड प्लस लिक्विड। तो हम एक एक करके सारी चीजें उठाएंगे और इन सबके ऊपर ये फैक्टर्स जो हमने पढ़े हैं एक एक करके लगा के देखेंगे कि आखिरकार हमारे पास निकल के क्या आता है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज से, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर सॉलिड की सॉल्युबिलिटी देखनी है हमें, यानी कि हमारा सॉल्यूट क्या है बच्चों, यहाँ पे सॉल्यूट की जो फिजिकल स्टेट है बच्चों क्या है हमारी, सॉलिड, और सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट है बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या है, लिक्विड। यहां तक अभी सिर्फ मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, यहां तक अगर कोई भी डाउट हो तो पोस्ट करो, अगर नहीं है तो थम्स अप दो, फिर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि एग्जैक्टली हमें इसके अंदर क्या क्या चीजें देखनी है। जल्दी जल्दी से बच्चों, सभी बच्चों को एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है, मामला कूल है,
स्क्रीन ब्लर है, ओके। दीपांशी अपना थोड़ा सा इंटरनेट सही करो। आई होप स्क्रीन मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिखाई दे रही है, फिर भी एक बार मैं थोड़ा एडजस्ट करके देख लेता हूँ। चलिए, क्लियर। सर एक बार फैक्टर्स बता दीजिए। बच्चे 4 फैक्टर्स बताए, 2 फैक्टर्स हमारे इंटरनल होते हैं, 2 एक्सटर्नल होते हैं। जो आप कभी भी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करोगे बच्चों, तो सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरैक्शन कैसी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इंटरैक्शन हमें कैसे पता चलती है कि उन दोनों का नेचर कैसा है। जब आप किसी से दोस्ती करते हो तो उसका नेचर और आपका नेचर ओवरलैप करना चाहिए, तभी आपकी दोस्ती अच्छी बनती है। उसी प्रकार सल्यूट और सॉल्वेंट के साथ भी यही चीज़ें होती हैं। बाकी हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो टेम्परेचर है और प्रेशर, मतलब बाहर कितना दबाव दिया जा रहा है सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए, या फिर हमारा टेम्परेचर कितना ज़्यादा है या कम है, ये फैक्टर्स हमें अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी के केस में। अगर फिर भी यहाँ पे क्लियर नहीं होता तो जब हम ये टाइप्स को एक एक करके पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब हम सॉलिड और लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो एक सबसे पहली चीज मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अपने दिमाग के अंदर एक इमेज बना लो कि आप पानी के अंदर चीनी घोल रहे हो। चीनी क्या हो गया हमारा सॉलिड, और पानी क्या हो गया हमारा लिक्विड। या पानी के अंदर नमक घोल रहे हो या ग्लूकोज घोल रहे हो, कुछ भी ले सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे। बट आपको सल्यूट क्या लेना है, सॉलिड लेना है, और सॉल्वेंट क्या लेना है, लिक्विड लेना है। एक इमेज दिमाग में रहेगी तो आगे आने वाले टॉपिक में आसानी रहेगी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में देख लेते हैं बच्चों। एक टर्मिनोलॉजी होती है बच्चों डिसोल्यूशन। ये पुरानी चीजें हैं, कुछ भी नया नहीं है। एक बार मैं फिर भी टर्मिनोलॉजी लिख देता हूं कि अगर आपको कभी एनसीईआरटी रीड करते हुए ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी मिल जाए तो आपको दिक्कत ना आए। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों, जब सल्यूट सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होता है और उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, डिसोल्यूशन। व्हेन सल्यूट dissolves in solvent and its concentration increases, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। concentration increases in solution के अंदर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ऐसा कुछ भी खास नहीं है इसके अंदर ध्यान रखने वाला। आगे चलते हैं बच्चों। अब एक एक करके आपके सामने सवाल पोस्ट करेंगे, आप जवाब खुद सोच के दे दीजिएगा कॉमन सेंस से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली चीज क्या है। सबसे पहला फैक्टर बच्चों हमने क्या देखा, नेचर ऑफ सल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इंटरैक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं बच्चों, आर ऑल टाइप्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, तो क्या ये सच होगा? जल्दी जल्दी से अपना चैट बॉक्स के अंदर आंसर पोस्ट कीजिए। क्या सारे टाइप के सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं, किसी भी लिक्विड के अंदर? नो। नितिन का मैसेज आया नो, आकृति का आया नो। बिल्कुल सही जवाब आप सभी बच्चों का, ऐसा नहीं हो सकता। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सल्यूट की और सॉल्वेंट की इंटरैक्शन कैसी है। बहुत बढ़िया बच्चों, किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उन दोनों की इंटरैक्शन कैसी है। तो क्लियर आंसर क्या होगा बच्चों यहाँ पे, नो। ओनली लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब एक जैसे लोगों के बीच में दोस्ती होती है, दो अलग अलग टाइप के, एक पढ़ाकू इंसान और एक बिल्कुल ही आवारागर्दी करने वाला इंसान, इन दोनों के बीच में दोस्ती नहीं होती है। दो सेम टाइप के लोगों के बीच में ही दोस्ती होती है। लाइक डिसॉल्व लाइक, तो सारे के सारे जो हमारे सॉलिड होंगे वो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल देके बात करते हैं, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, नैफ्थलीन की अगर मैं बात करूं बच्चों, नैफ्थलीन या फिर एंथ्रासीन, कुछ भी ले लो, नैफ्थलीन एंड एंथ्रासीन किसके अंदर डिसॉल्व होंगे बच्चों, इज डिसॉल्व्ड इन, अगर मैं आपको ऑप्शन दूं यहाँ पे कि नैफ्थलीन और एंथ्रासीन, अगर मैं बोलूं आपको इन ये दोनों बेंजीन के अंदर ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व हो पाएंगे या वाटर के अंदर ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व हो पाएंगे, जल्दी जल्दी से अपना आंसर पोस्ट करो। नैफ्थलीन और एंथ्रासीन किसके अंदर ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व हो पाएंगे, बेंजीन में या वाटर में? बेंजीन। निधि कुमारी का आंसर आया बेंजीन। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से, NaCl
बेंजीन। बाकी बच्चों का भी लगभग सेम ही आंसर है, बेंजीन। बिल्कुल सही बच्चों। जो नैफ्थलीन और एंथ्रासीन होते हैं बच्चों, दीज आर ऑर्गेनिक सल्यूट्स। ये क्या है बच्चों? ऑर्गेनिक सल्यूट्स होते हैं, नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। तो इनकी जो इंटरैक्शंस होती हैं बच्चों, वाटर के साथ इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। इनकी इंटरैक्शन किसके साथ होती है बच्चों? अच्छी, बेंजीन के साथ अच्छी होती है। तो ये किसके अंदर डिसॉल्व होते हैं बच्चों? बेंजीन के अंदर बहुत अच्छे से डिसॉल्व होते हैं। वहीं अगर NaCl की मैं बात करूं, तो ये NaCl किसके अंदर ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व होता है बच्चों? वाटर के अंदर ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व होता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, जो हमारे पोलर सॉल्यूट्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं। पोलर सॉल्यूट dissolves in polar solvent and non-polar solute dissolves in non-polar solvent। अगर बच्चों आपको पोलर या नॉन पोलर के मतलब को समझने में दिक्कत आती है, तो आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आप एक बार पोलैरिटी का कंसेप्ट क्लास 11th में एक बार दोबारा देखिए। पोलैरिटी का मतलब सिर्फ ये होता है कि जहाँ पे चार्जेस बन जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, वो पोलर होते हैं, और जहाँ पर चार्जेस नहीं बनते, पार्शियल चार्जेस नहीं बनते, वो क्या होते हैं बच्चों? नॉन पोलर होते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारे क्या होते हैं बच्चों? नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चों यहाँ पे। सर क्या शुगर भी पोलर होता है? बिल्कुल सही। इस स्थिति के अंदर आपको ये जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे बच्चों, तो आपको समझ में आ जाएगा शुगर बहुत बढ़िया पोलर होता है। उसके अंदर कई सारे OH ग्रुप्स मौजूद होते हैं, वो भी पोलर ही होता है। ठीक है बच्चों, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोलर पार्ट एंड नॉन पोलर पार्ट। तो उसके अंदर भी पोलैरिटी होती है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा बच्चों, सोप के अंदर भी क्या होती है? नॉन पोलर चेन होती है, लेकिन एंड में क्या होता है? एक पोलर पार्ट होता है, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो एक पोलर पार्ट अगर हमारे मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो डिसॉल्व हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन देखते हैं क्या होते हैं। सैचुरेटेड, ये सारी चीजें आपने पहले पढ़ रखी हैं, बट फिर भी चैप्टर का पार्ट है, हमें ये सारी चीजें एक बार देखनी पड़ेंगी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा इस चैप्टर के अंदर जितने भी है, आप बेफिक्र होकर इन नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं बच्चों? सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं बच्चों जो जब हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट की क्वांटिटी को, शब्दों को ध्यान से सुनिए, जब हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट की क्वांटिटी को नहीं बढ़ा सकते, अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वो पीपीटी की फॉर्म में नीचे ही सेटल हो जाएगा। जो सॉल्युबिलिटी है मैक्सिमम लेवल तक पहुंच चुकी है, मैक्सिमम लेवल तक रीच कर चुकी है, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved। मतलब एक औकात से ज्यादा उस सॉल्यूशन की औकात नहीं है कि भाई हम और ज्यादा सॉल्यूट को झेल पाएं, तो ऐसी स्थिति के अंदर उस सॉल्यूशन को हम क्या बोल देते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे जब सॉल्यूशन के अंदर पूरा का पूरा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, जब पानी के अंदर चीनी डालते हो आप, 1 चम्मच चीनी डालते हो एक गिलास पानी के अंदर, तो वो घुलती है, बहुत अच्छे से घुलती है। 2 चम्मच डालते हो तो वो भी बहुत अच्छे से ठीक ठाक, अगर थोड़ा सा जोर मारोगे तो वो घुल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको मैं बोलूं कि आधा डब्बा चीनी का डाल दो 1 गिलास पानी के अंदर, तो क्या वो घुल जाएगी? नहीं। एक फिक्स्ड अमाउंट होता है किसी भी सॉल्यूट का जो डिसॉल्व हो सकता है सॉल्यूशन के अंदर। उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स की मदद से ही उस सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने का मौका मिल सकता है, वरना हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर डाउट है तो पोस्ट कीजिए, अगर समझ में आ गया तो जल्दी से थम्स अप बनाइए, जल्दी से बच्चों। सैचुरेटेड सॉल्यूशन और ऊपर का जितना भी पार्ट है सब कुछ अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से क्लियर है लिखिए। बहुत सारे बच्चों को क्लियर है, बहुत अच्छे, क्लियर है। अच्छा
तो इसी के साथ हम आगे चलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, चलिए बच्चों, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप क्लास का एग्जांपल ले लीजिए। एक क्लास में 20 बेंचेस हैं और 20 बेंचेस पे 40 बच्चे आ सकते हैं। अगर 40 के 40 भर गए तो वो क्लास क्या हो जाएगी, सैचुरेटेड हो जाएगी। मतलब इसके बाद हम उसको उस क्लास के अंदर कोई भी बच्चे को बिठा नहीं सकते। वो हो गया हमारा सैचुरेटेड का एग्जांपल। अब अगर उस क्लास के अंदर 20 सीटों के अंदर मान लो 30 ही बच्चे बैठे हैं और 10 बच्चों का स्पेस बचा हुआ है, यानी कि 10 बच्चे और अकोमोडेट हो सकते हैं, तो वो क्लास क्या होगी बच्चों, हमारी अनसैचुरेटेड क्लास होगी, यानी कि एक्स्ट्रा बच्चों को वो ले सकती है। तो सिमिलरली इस केस के अंदर भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड हो सकता है, वो अपनी सैचुरेटेड स्टेज पे नहीं पहुंचा है और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी, मैं एडेड वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं बच्चों, यहाँ पे मैं डिसॉल्व्ड वर्ड यूज कर रहा हूं। ऐड तो तुम जितना मर्जी कर दो, लेकिन वो डिसॉल्व होगा या नहीं होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पे या स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे कितना हमारा सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, और एक्स्ट्रा हो सकता है तो वो अनसैचुरेटेड, नहीं हो सकता तो सैचुरेटेड। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक आपको जो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वाला पार्ट है वो क्लियर हो गया होगा। इंटरैक्शंस के बारे में मैंने यहाँ पे बात कर ली, पोलर और नॉन पोलर के इंटरैक्शंस के बारे में बात कर ली। अब हम मूव करेंगे बच्चों एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। कौन कौन से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो हम सबसे पहले फैक्टर देखेंगे बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा पूरा का पूरा समझाने की। बस आप ध्यान से सुनिएगा बच्चों। देखिए, सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा सॉल्यूट, दूसरा होता है हमारा सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, ये मिलके हमारा क्या बनाते हैं बच्चों, यहाँ पे सॉल्यूशन। माइक ऑफ कर दीजिएगा बच्चों सारे अपने। ये मिलके हमारा क्या बनाते हैं बच्चों, सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूं, इक्विलिब्रियम चैप्टर आपने क्लास 11th में पढ़ा था एक बार। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमारा क्या होता है, जो प्रोडक्ट साइड पे बनता है डिवाइड बाय हमारा रिएक्टेंट साइड पे जो बनता है वो हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मैं निकालूं तो हमारा क्या होता है बच्चों, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय सॉल्यूट की कंसंट्रेशन एंड सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन, ये चीजें रहती है हमारी। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे ली चार्टेलियर्स प्रिंसिपल की बात करते हैं, ली चार्टेलियर्स प्रिंसिपल, देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर इस स्टेज के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं और अगर हमारी रिएक्शन ऐसी स्थिति के अंदर कौन सी है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है बच्चों, यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आपको ली चार्टेलियर्स प्रिंसिपल थोड़ा बहुत ध्यान होगा बच्चों। क्या होता है इसके अंदर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है बच्चों वो क्या हो जाता है, घट जाता है। याद रखिएगा, एक्सोथर्मिक ली चार्टेलियर्स प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों, कोई भी इफेक्ट अगर आप लगाओगे किसी भी रिएक्शन के अंदर तो उस इफेक्ट को अंडू करने का काम, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन के अंदर घुमाने का काम होता है उस पर्टिकुलर सिस्टम का। ये हमारा कहता है ली चार्टेलियर्स प्रिंसिपल। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आप चाहते हो कहीं ना कहीं कि आपका सॉल्यूशन की तरफ मोशन हो, लेकिन सिस्टम क्या करता है, उसको अंडू करता है, रिवर्स डायरेक्शन के अंदर घुमाता है, यानी कि आपका क्या होता है, बैक साइड रिएक्शन हमारा होने लग जाता है। तो यानी कि क्या होता है, यहाँ पे K की वैल्यू घट जाती है। तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होती है बच्चों, यहाँ पे
बैकवर्ड शिफ्ट होती है, बैक साइड पर शिफ्ट होने लग जाती है। अब बच्चों अगर रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी तो आप कह सकते हो कि सॉल्यूशन से किस तरफ जा रही है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की तरफ। यानी कि यहाँ तो हमारा क्या था, पूरा का पूरा सॉल्यूशन बन रहा था इन दोनों को मिला के, लेकिन अगर ये बैक साइड जा रहा है तो सॉल्युबिलिटी घट रही है। क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी घट रही है, सॉल्यूट अलग जा रहा है और सॉल्वेंट अलग जा रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी बच्चों, घट जाती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। एक बार जल्दी से चैट बॉक्स पे कंफर्म कीजिए आपको समझ में आया, जल्दी जल्दी से थम्स अप बनाइए, और नहीं आया तो डाउट पोस्ट कीजिए। ये वाला पार्ट क्लियर है मोहित कुमार, बाकी बच्चों को भी क्लियर है? रिपीट सर, आकृति कह रही है रिपीट, नितिन कह रहे हैं रिपीट, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। थोड़ा सा आपको इक्विलिब्रियम की नॉलेज लगेगी इसके अंदर। एक बार ली चैटलियर्स प्रिंसिपल गो थ्रू कीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो सिस्टम का तो आपकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या हो जाती है बच्चों, घट जाती है। दिस इज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ये ली चैटलियर्स प्रिंसिपल है। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है उसके बारे में, स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जब भी आप किसी रिएक्शन के अंदर आप कोई चेंज इंपोज करते हो, क्या करते हो बच्चों, चेंज इंपोज करते हो, तो उस चेंज को अंडू करता है हमारा सिस्टम, यानी कि उस चेंज को काटने की कोशिश करता है हमारा सिस्टम। ठीक है बच्चों, अगर मैं चेंज डाल रहा हूं टेम्परेचर को बढ़ाने का एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर, तो ये क्या करता है, चेंज को अंडू करने की कोशिश करता है, उसे वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने की कोशिश करता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारा क्या होता है बच्चों, के की वैल्यू घट जाती है। ठीक है, हालांकि ये जो एक्सोथर्मिक में ये वाली जो इक्वेशन हमारे देखने को मिलती है, ये एक रिएक्शन से गाइड होती है, बट रिएक्शन हमारे कोर्स में नहीं है। और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो इस चीज को बस आप ध्यान रख लीजिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से के की वैल्यू घटती है। ये ली चैटलियर्स प्रिंसिपल है, एक बार इक्विलिब्रियम चैप्टर में जरूर चेक कीजिएगा। अब के की वैल्यू घटेगी बच्चों तो क्या होगा, हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन के अंदर जाएगी, के की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो यानी कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज हो रही है, और इनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ठीक है, तो यानी कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में गई बच्चों, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो गई। बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब सॉल्यूट अलग सॉल्वेंट अलग, तो यानी कि सॉल्युबिलिटी घट गई। आई होप क्लियर हो गया होगा, जल्दी जल्दी से कंफर्म कीजिए बच्चों, आगे चलेंगे। ना क्लियर, नितिन को भी क्लियर हो गया, आकृति को भी क्लियर हो गया। चलो आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप चैट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पोस्ट कर सकते हो बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ये हमने एक्सोथर्मिक के लिए लिखा था, अब एक बार एंडोथर्मिक के लिए भी देख लेते हैं बच्चों। अगर हमारी रिएक्शन क्या होगी बच्चों, एंडोथर्मिक होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं बच्चों, जहां पर हमें हीट देनी पड़ती है, जिन रिएक्शंस के अंदर हमें हीट देनी पड़ती है उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बच्चों, चलिए एंडोथर्मिक रिएक्शंस के केस के अंदर क्या होता है बच्चों, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस केस में बढ़ जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाता है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, जैसा कि आप सभी जानते हो, सॉल्यूशन डिवाइड बाय सॉल्यूट इनटू सॉल्वेंट। तो बच्चों हम यहाँ पे देख सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा तो हमारे सॉल्यूशन की जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो अलग अलग है इनकी जो हमारी अमाउंट है घट जाएगी। तो हम कह सकते हैं जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन उसने बना लिया। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा बच्चों, हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, ये तो क्लियर ही होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और हमारी जो सॉल्युबिलिटी होगी, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी होगी लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, वो बढ़ जाएगी। आपको ये इफेक्ट क्लियर है तो जल्दी जल्दी से थम्स अप बनाइए और फिर हम आगे चलेंगे।
तो आप अगर आपसे पूछा जाए कि सॉल्युबिलिटी कब बढ़ती है टेम्परेचर के बढ़ाने या घटाने से, कब घटती है, तो यहाँ पर आज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि पहले मुझे ये बताओ कि हमारी रिएक्शन कौन सी है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। अगर कोई भी सवाल आपसे पूछे कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी टेम्परेचर के बढ़ाने से, तो आपका दूसरा सवाल होना चाहिए उसी बच्चे के सामने कि रिएक्शन बताओ एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, तभी इसका जवाब तुम्हें मिलेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। चलिए बच्चों अब देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखिए बच्चों, हमारा सब्सटेंस सल्यूट हमारा सॉलिड है, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, दोनों ही के दोनों क्या है बच्चों, हमारे इनकंप्रेसिबल स्टेट्स ऑफ मैटर है। क्या है बच्चों, इनकंप्रेसिबल फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। इनकंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है बच्चों, जिनको ज्यादा दबाया नहीं जा सकता, इनके पार्टिकल्स ऑलरेडी बहुत क्या हैं, पास पास हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनकंप्रेसिबल बोलते हैं। अगर हमारी फिजिकल स्टेट ऑलरेडी इनकंप्रेसिबल है तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर का कोई इफेक्ट इस पे नहीं होगा, उसको दबाने से कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिल सकता सॉल्युबिलिटी पर। प्रेशर डज नॉट हैव significant effect on solubility, to be precise यहां पर क्लियरली लिखना solubility किसकी, solubility of solid in liquid, यानी कि हमारी गैसेस जब तक इन्वॉल्व नहीं होगी तो प्रेशर का कोई भी काम यहां पर नहीं होगा। जल्दी जल्दी से थम्स अप बनाइए बच्चों अगर ये क्लियर है तो, जल्दी जल्दी से, और अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्लियर होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप जल्दी जल्दी से पूछिए। बच्चों को क्लियर है? तो ज्यादातर बच्चों को ये सारी चीजें क्लियर है। तो बच्चों आज हमने सॉल्युबिलिटी का मतलब सीखा, सॉल्युबिलिटी के जो फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं वो सारे हमने सीखे, और इसमें हमने पहली टाइप देखी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कैसे होती है। आने वाले समय में बच्चों हम देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कैसी होती है, और लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखनी है। इसी के साथ मैं आज की क्लास कंक्लूड करता हूं।